नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे हैं लप्पू झन्ना। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुना तो पहले जरूर सुनिए। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लप्पू झन्ना। भाग 20। काय पद्दा, पुगत्तम और रत्तीपैया। धूल मैदान पर से नौटंकी पार्टी गई और नुमाइश लग गई। छुट्टियां चल रही थी। छत पर क्रिकेट खेलना कम हो गया था। नुमाइश की रौनक शाम को गुलजार हुआ करती। इधर लफत्तू की अगुवाई में हम दोस्तों ने घर के पिछवाड़े स्थित पीतांबर उर्फ पितुआ लाटे के आम के बगीचे के भी पीछे बहने वाली छोटी नहर में दोपहरें गुजारने का कार्यक्रम चालू कर दिया था। घर पर सुबह के किसी वक्त पूरा खाना खा चुकते ही मैं नेकर कमीज पहनकर घास मंडी पहुंच जाता। वहां बंटू, बागड़बिल्ला, लफत्तू इत्यादि के साथ जल्दी ही पूरी टीम जुट जाती और कुछ भी अश्लील गाना गाते, कूल्हे मटकाते लफत्तू का अनुसरण करते हम नहर पहुंचते। काफी खोजबीन के बाद हम लोगों ने तैरने के लिहाज से नहर के एक हिस्से को सबसे मुफीद पाया था। उस जगह नहर के दोनों तरफ आम के घने पेड़ थे और थोड़ा सा अंदर चले जाने पर सड़क पर चल रहा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं देख सकता था। बहता पानी देखते ही हमारी सारी शर्म ओ हया काफूर हो जाती एंड हम सेकंड से कम समय में दिगंबर होकर पानी में कूद पड़ते। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग चड्डी घर पर ही फेंक आया करते थे। बंटू थोड़े ठसकेदार था, सो नेकर के नीचे चड्डी पहने रहता। पूरे कपड़े वह कभी नहीं उतारता था। इस नक्शेबाजी के एवज में बंटू को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती। तैराकी समाप्त होने पर वह किसी झाड़ी की ओट में पहले चड्डी उतारता, नेकर पहनता और चड्डी को सुखाने के लिए किसी पत्थर पर फैला देता। पहली बार जब वह गीली चड्डी के ही ऊपर नेकर पहनकर घर चला गया था, तो गीली पड़ गई नेकर को जस्टिफाई करने के लिए उसे कई सारी कथाओं का निर्माण करना पड़ा था, जो झूठ पर झूठ साबित होती गईं। उसके पापा ने उसे आगे से लफत्तू के साथ देखे जाने की सूरत में जिंदा गाड़ देने की चेतावनी दी और झाड़ू लेकर उसकी पिछाड़ी को लाल बना दिया। बंटू के पापा नहीं जानते थे कि लफत्तू का आकर्षण अकल्पनीय था और लात घूंसे झाड़ू वगैरह से उसकी संगत का लुत्फ उठाने से देवताओं तक को नहीं रोका नहीं जा सकता था। पानी के बहाव की रफ्तार बहुत दोस्ताना होती थी। हम घंटों उसमें छप छप किया करते। पता नहीं किस तरह लफत्तू खूब सारे मेंढक पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर लेता और उन्हें हम पर निशाना लगाकर फेंका करता। गमलू कुच्चू और मधुबाला इत्यादि को लेकर कई सम्मेलन तैरते तैरते पूरे हो जाया करते थे। लफत्तू का दिल अभी तक उन्हीं में से एक को हमारी भाभी बनाने पर फंसा हुआ था, जबकि बर्थडे पार्टी में गोबर डॉक्टर द्वारा हमें उनका भैया बनाए जाने के बाद मेरा जी दोनों से उखड़ गया था। मैं फिर से मधुबाला में मन लगाने लगा था। लफत्तू का तर्क यह था कि हमें गमलू कुच्चू का भैया कहकर पुकारा जाना गोबर डॉक्टर का हरामीपन था और यह भी कि हर जिम्मेदार बाप अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऐसे बाबा आदम ब्रांड नुस्खे अपनाता ही है। तैराकी के मजे लूटने के बाद पीतांबर उर्फ पितुआ लाटे के आम के बगीचे की तनिक नीची दीवार फांदकर वहां कायपद्दा नामक महान खेल खेला जाता। कायपद्दा में खिलाड़ियों में सबसे पहले एक चोर का चुनाव किया जाता था। चोर के चुनाव हेतु काम लाई जाने वाली तकनीक पुगत्तम कहलाती थी। यह चोर आम के किसी सघन और ढेर सारी टहनियों से भरपूर पेड़ के नीचे मिट्टी पर लकड़ी की मदद से एक गोल घेरा बनाता था। उसके बाद आम सहमति से करीब हाथ भर लंबी लकड़ी को अड्डू बनाया जाता। चोर को छोड़कर सारे बच्चे पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाते। खेल की शुरुआत में चोर अपनी एक टांग उठाकर उठी हुई और स्थिर वाली दो टांगों के बीच बनाई गई जगह के भीतर से अड्डू नामक लकड़ी को जितनी दूर संभव होता फेंक दिया करता। इसके बाद चोर ने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर किसी एक खिलाड़ी को छूना, छूकर वापस जमीन पर कूदना
और भागकर अड्डू को वापस गोल घेरे में प्रतिष्ठित कर देना होता था। ऐसा करके ही वह चोर योनि से मुक्त होकर खिलाड़ी योनि में वापस लौट सकता था। इसमें पेंच यह होता था कि अगर इस दौरान कोई खिलाड़ी कूदकर चोर से पहले अड्डू को घेरे में रख दे तो चोर चोर ही बना रहता। सारे नियम चोर की नहीं, खिलाड़ियों की सुविधा से बनाए गए थे। सो जो एक बार चोर बन जाता उसे तकरीबन सारे खेल भर चोर बने रहता होता था। कायपद्दा में थकान जल्दी लग जाती थी, सो उसे खेलने के बाद भुखाने तिसाने हम एकाध रोटी खाने के लिए अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते। अल्मोड़ा, जहां हम लोग रामनगर आने से पहले रहा करते थे, पहाड़ी कस्बा था। बड़े भाई ने वहां मेरे वास्ते कहीं से एक टायर का जुगाड़ किया हुआ था। एक छोटी सी लकड़ी, जिसे अटल्ला कहते थे, लेकर मैं उसे ठेलता हुआ इस ढाल से उस ढाल चलाया करता था। रामनगर मैदानी कस्बा था, यहाँ ढाल नहीं थे, सो टायर चलाने का रिवाज भी न था। यहाँ हमारे पास ट्रकों के बैरिंगों से बने छोटे गोले थे, जिन्हें रत्ती पहिया कहा जाता था। रत्ती पहियाओं को चलाने हेतु लोहे के मजबूत तार का एक लंबा और सीधा टुकड़ा इस्तेमाल में लाया जाता था। इस तार के एक सिरे को इस तरह से मोड़ा जाता था कि खड़ी अवस्था में रत्ती पहिया उसमें फिट हो जाए। रत्ती पहियाओं चलाने के लिए अपार कौशल और प्रतिभा चाहिए होती थी। उसमें मौज भी बहुत आती थी। तैराकी और कायपद्दा के बाद रत्ती पहियाओं चलाते हुए सब्जी मंडी तक का चक्कर काटना धर्म बन गया था। यहाँ भी लफत्तू हमारा नेतृत्व किया करता। हालांकि उसके पीछे पीछे रत्ती पहिया चलाते जाना मोहल्ले और बाजार के लोगों की निगाह में अपनी बची खुची इज्जत का भुस भरा लेने का सबसे आसान तरीका माना जा सकता था। लेकिन लफत्तू की संगत के आगे क्या तो इज्जत और क्या उसका खराब होना। उस रोज हम लोग रत्ती पहिया कार्यक्रम निपटाने के बाद तार और रत्ती पहिया को गदा की तरह कंधों पर लटकाए घर लौट रहे थे। लाल सिंह ने हमें देखते ही चिल्लाकर पूछा, तुम थे कहाँ बेहरामियों? पता चला अपनी नई कार का प्रदर्शन करता गोबर कुटुंब 2 घंटों से शहर में घूम रहा है। लाल सिंह ने आंख मारी। क्या माल लग रही है बेटा, दोनों माल। लाल सिंह कुछ और बताने को था कि हमारे ठीक सामने पहुंचकर गोबर डॉक्टर ने अपनी गाड़ी रोकी। खिलखिल करती कुच्चू गमलू ने अपने गुलाबी रिबन लगे सिर बाहर निकाले और हमें पुकारा। रामनगर में कुल 4 या 5 कारें थीं। पहली बार किसी ने कार में बैठकर हमें पुकारा था। यह सनसनीखेज और चेतना को शिथिल बना देने वाला अनुभव था। इस हद प्रभावस्था में हमें गदा की तरह थामे हुए अपने रत्ती पहियाओं का ख्याल ही न रहा। कुच्चू गमलू वाकई माल लग रही थीं। मधुबाला की कुर्सी डगमग होने लगी। याद नहीं रहा वे कैसे हम दोनों को पीछे की सीटों पर अपनी बगल में बिठा चुकी थीं। होश आया तो अपनी हवाई चप्पलों और गंदी पड़ चुकी नेकरों पर उतनी शर्म नहीं आई जितनी उन गदाओं पर। इसके बावजूद स्कर्ट धारिणियां हमें ताके जा रही थीं। 2-3 मिनट की सैर खिलाने के बाद गोबर डॉक्टर ने गाड़ी अपने घर के अहाते में पार्क की और आ जाओ बाहर बच्चों कहकर कार का दरवाजा खोल दिया। कैसे हो बेटे? ये कहकर गोबर डॉक्टरनी ने आदतन हमारे गाल दुलराए और अपनी पुत्रियों से मुखातिब होकर कहा, बेटा भैया लोगों के लिए केक लेकर आओ फ्रिज से। ईश्वर, फिर से भैया। मेरा मधुबाला प्रेम एक झटके में वापस पटरी पर आ गया। लफत्तू अलबत्ता बेशर्म बन चुका था और हौले हौले मुस्कुराता केक सूतता ईमानदारी से कुच्चू गमलू को ताड़ने में लगा हुआ था। थोड़ा लिहाजा बरतने के उद्देश्य से चेताने हेतु मैंने उसे ठसकाया तो उसने मेरी तरफ आंख मारी। ये अपना सामान ले लो बेटा कहकर गोबर डॉक्टर ने गाड़ी की पिछली सीटों के नीचे पड़े हमारे रत्ती पहिया बाहर निकाले। हमने चोरों की तेजी से उन्हें अपने कब्जे में किया और खिसक पड़ने की जुगत देखने लगे। ये क्या चीज है? एक स्कर्ट धारिणी ने उत्सुकतावश पूछा
तो मैंने थोड़ा शर्म महसूसते हुए कहा, रत्ती पहिया? मगर ये है क्या? इस सवाल का जवाब देने के बजाय लफत्तू ने अपने रत्ती पहिया कौशल का नमूना दिखाते हुए बरामदे का एक चक्कर काटकर दिखाया। ग्रेट! और नाम भी कितना क्यूट है इसका। वे उत्साह में बोली। पापू से कहेंगे, हमें भी चाहिए ये चीज। इतको ले लो। कहकर लफत्तू ने अपना रत्ती पहिया वहीं जमीन पर रखा और मेरा हाथ थामकर बाहर का रुख किया। लाल सिंह के पापा की दुकान के पास आकर मैंने लफत्तू के चेहरे पर नजर डाली। वह सुर्ख पड़ा हुआ था और उससे रत्ती पहिया बलिदान कर चुकने का दर्प टपक रहा था। उसकी आंखों में उम्मीदों से भरा एक चमकीला मुस्तकबिल दिखाई देने लगा था। लफत्तू को वाकई मोहब्बत हो गई थी, सच्ची मुच्ची की, लैला मंजूर वाली असली मोहब्बत। मुझे डर लगा। नुमाइश का विज्ञापन करता एक रंग बिरंगा ठेला सामने से गुजरा। नुमाइश में आइए, मौत का कुआं और आग का दरिया देखिए। छोकरों की भीड़ ठेले के पीछे पीछे थी। लफत्तू ने आंख तक उठाकर नहीं देखा। वह खुद आग के दरिया को पार करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। कभी कभी एक रत्ती पहिया भी दिल में ऐसी लकीर खींच जाती है जो सारी उम्र नहीं मिटती। लफत्तू की मासूम मोहब्बत और वो गमलो कुच्चू का भोला आकर्षण, यही तो बचपन का जादू है। सुनते रहिए लप्पू झन्ना, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे नए किस्से के साथ। धन्यवाद।